हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन 24 जून को जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड टॉप 10 इन इवेंट्स या टॉप 10 जो आ सकते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स में इवेंट्स, उनको देखते हैं। पहला है हमारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने घर घर खाना पहुंचाने वाली ऑनलाइन कंपनी स्विगी के खिलाफ अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले में दर्ज कराई गई शिकायत को खारिज कर दिया है। स्विगी कंपनी हम सबको पता है, जैसे जोमेटो है वैसे ही स्विगी है जो होम डिलीवरी करती है खाने की। और CCI में स्विगी के खिलाफ ग्राहकों को अतार्किक यानी कि इलॉजिकल और अनुचित दाम वसूल डिलीवरी शुल्क हो गया, जैसे बिल पर GST हो गया, और इसके अलावा कमीशन प्लस रेस्टोरेंट की दरों से अधिक दर पर खाना पहुंचाने का आरोप था, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में, जिसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने खारिज कर दिया है। इसके बाद दूसरा आता है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD प्रणाली के अंतर्गत 60 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जो आपस में मिलकर काम करता है। खास क्या है इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के साथ मिलकर नीति आयोग हमें पता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो रहता है, एक योजना चलाई गई है भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा की, जिसको ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच और नीति आयोग एक साथ आए हैं। और इसका उद्देश्य यह है कि कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया जाए। कम कार्बन उत्सर्जन से आपको पता होगा, जैसा कि अभी 1 अप्रैल 2020 से नियम लगा था कि भारत स्टेज 6 BS6 मानक के ही गाड़ियां भारत में बिकेंगी। तो यह BS6 जो है BS5 की अपेक्षा 1/5 कार्बन उत्सर्जित करता था। ये मान के चलिए कि अगर BS4 जो है वो 50 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन उत्सर्जित कर रहा था, तो BS6 जो है वो सिर्फ 10 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन ही उत्सर्जित करेगा। और यह ITF और नीति आयोग आपस में मिलकर योजना प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा देखते हैं, जहाजरानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। पहला है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है, 2020 में वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का उद्घाटन किया। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की FICCI द्वारा किया गया। फिक्की अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना सन 1927 में हुई थी महात्मा गांधी जी द्वारा सुझाए जाने पर। इसकी अध्यक्ष जो हैं वर्तमान समय में डॉक्टर संगीता रेड्डी जी हैं। तो फिक्की ने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। यह भारत की पहले सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है जो गवर्नेंस की दिशा में एक नई शुरुआत है। यह वर्चुअल रूप से कारोबार डिजिटल इंडिया में होगा। चौथा पॉइंट कह रहा है, हाल ही में राज्य पुरातत्व विभाग स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी चेन्नई ने तमिलनाडु के इरोड जिले में कोडुमानल खुदाई स्थल से 250 केयर्न सर्कल की पहचान की है। अब क्वेश्चन आता है, केयर्न सर्कल्स क्या होते हैं? केयर्न सर्कल्स प्रागैतिहासिक पत्थरों की समानांतर रैखिक व्यवस्था होती है। इसमें किसी बड़े पत्थर के आसपास संरचनाएं बनाई जाती हैं या किसी बड़े पत्थर को काट कर ही संरचनाएं बनाई जाती हैं। मेगालिथ या महापाषाण एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है जिसका उपयोग या तो अकेले या अन्य पत्थरों के साथ संरचना या स्मारक बनाने के लिए किया गया है। महापाषाण या मेगालिथ शब्द का प्रयोग उन बड़ी पत्थर की संरचनाओं का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनका निर्माण शवों को दफन किए जाने वाले स्थलों या स्मारक स्थलों के रूप में किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं जो हमें पुरातत्व विभाग द्वारा दिया गया है खुदाई में या आर्कियोलॉजी अवशेष जो हमें मिला है चेन्नई के। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, राज्यसभा में नहीं होता गुप्त मतदान। यह एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमें पता है राज्यसभा की 19 सीटों पर अभी चुनाव हुए थे। भारत में गुप्त मतदान की व्यवस्था है, किसी का भी मत पता नहीं चलता है कि किसे दिया गया है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में ऐसा नहीं होता है।
यह नियम इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। राज्यसभा चुनावों के लिए खुली मत पत्र प्रणाली ओपन बैलेट सिस्टम होती है, किंतु इसके अंतर्गत खुलापन काफ़ी सीमित रूप में होता है। क्रॉस वोटिंग को जांच करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था अपनाई गई जिसमें प्रत्येक दल के विधायक को मत पेटिका में अपना मत डालने से पूर्व दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका मत अमान्य कर दिया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 24 जनवरी 2014 और 12 नवंबर 2015 को 2 परिपत्र जारी किए गए थे, जिसमें राज्यसभा चुनावों में नोटा नन ऑफ द अबव के विकल्प के प्रयोग की बात की गई थी। अब ये दूसरा के चुनाव से रिलेटेड। हालांकि 21 अगस्त 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जस्टिस AM खानविलकर तथा जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी की पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि राज्यसभा में आप नन ऑफ द अबव ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको किसी एक प्रतिनिधि को चुनना ही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? सबसे पहले ये याद रखिएगा, झारखंड से। भारत सरकार के सामाजिक विकास कार्यक्रम मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सन 2005 के आधार पर झारखंड सरकार शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी कर रही है। यह योजना मनरेगा से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि मनरेगा में हमें पता है हम लोग ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण इलाकों में जो अनस्किल्ड लेबर हैं और काम करने के इच्छुक हैं उनको काम देते हैं, लेकिन यह योजना की जैसा कि आप देख सकते हैं शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, गौरतलब है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली मजदूरी राज्य में मनरेगा कार्यक्रम के तहत दी जा रही मजदूरी से लगभग 40% अधिक होगी। यानी 192 रुपये अभी दी जा रही है, उससे 40% अधिक होगी झारखंड में। शिबू सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं यह योजना इन्हीं के द्वारा चलाई गई। अगला हम देखते हैं, इसी में केरल में भी मनरेगा की तरह ही अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य से संबंधित है? केरल से। खास क्या है इस बारे में, केरल सरकार की यह योजना भी मनरेगा के ही समान है, किंतु इसमें ग्रामीण श्रमिकों के स्थान पर शहरी गरीबों को लक्षित किया गया है। यानी कि ये दोनों योजनाएं जो हम लोगों ने बनी है, परंतु इसमें ग्रामीण श्रमिकों के स्थान पर शहरी गरीबों को लक्षित किया जा रहा है। अय्यनकाली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ केरला द्वारा चलाई गई। इसके बाद हम अगला देखते हैं, वन्य जीव तस्करी। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय, ये भारत का खुफिया निदेशालय है जो इधर से उधर तस्करी या इधर से उधर ले जाया जा रहे सामान पर नज़र रखता है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI द्वारा एक वन्य जीव तस्करी समूह का खुलासा किया गया है, जिसके तहत राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा कोलकाता एयरपोर्ट से 2 लोगों को 22 विदेशी तोतों एक्सोटिक मकाऊ की विभिन्न प्रजातियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। अब यह न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस नियम के तहत गिरफ्तार किया गया है वह इस न्यूज़ को इम्पोर्टेंट बना देता है। अवैध रूप से आयातित इन पक्षियों को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 के तहत जब्त किया गया है, जो वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय एक्सटिंक्ट प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स के प्रावधानों तथा विदेश व्यापार नीति के तहत संरक्षित हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, साइट्स CITES कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। क्या है ये, साइट्स के बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1973 के वॉशिंगटन सम्मेलन में साइट्स पर सहमति बनी। साइट्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जैसा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, किसी एक लेटर के बारे में आपसे पूछ सकता है, किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कन्वेंशन को। इसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है, यह समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू है। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। इसके बाद अंतिम पॉइंट कह रहा है, यह जीवों एवं उनके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
साइट्स यह नियम कब बना था? 1973 में। लागू कब से है? 1975 से। इसके बाद अगला हम देखते हैं सबसे बड़े आईपीओ लॉन्च की तैयारी। जैसा कि हमें पता ही है, पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार कई सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर रही है, जिसकी शुरुआत में हमने देखा था कि एलआईसी, जिसका स्थापना वर्ष क्या है? 1956। ये याद रखिएगा, एलआईसी का स्थापना वर्ष क्या है? 1956। केंद्र सरकार द्वारा आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, के माध्यम से एलआईसी में अपनी इक्विटी या हिस्सेदारी का 5 से 10% बेचने पर एलआईसी के शेयर की बिक्री सर्वाधिक होने की उम्मीद की जा रही है। जब पब्लिक ऑफरिंग की जाएगी तो लोग भी अपना पैसा या लोग भी एलआईसी के शेयर्स खरीद पाएंगे। 5 से 10% बेचने की तैयारी की जा रही है अभी, और जब ऐसा होगा तो एलआईसी के शेयर बिक्री सर्वाधिक होने की उम्मीद की जा रही है। सभी लोग लेना चाहेंगे क्योंकि एलआईसी इतनी बड़ी संस्था और पुरानी और विश्वसनीय संस्था है। वर्ष 2018-19, आज से लगभग 2 साल पहले, वर्ष 2018-19 में 9.4% की वृद्धि के साथ एलआईसी की कुल संपत्ति 31.11 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर रही थी। सरकार द्वारा 3 वर्ष पूर्व इससे पहले भी आईपीओ के माध्यम से, या पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी सरकारी संस्थान का आईपीओ लॉन्च हो रहा है। 3 साल पहले सरकार द्वारा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जीआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस एनआईए के शेयरों को सूचीबद्ध किया गया था। 9वां पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह नाम बहुत इम्पोर्टेंट है वर्तमान सरकार को ध्यान में रखते हुए। 23 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 31 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने किसने? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। यही पार्टी आगे चल के बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी बनती है, और इसके पहले अध्यक्ष भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ही बने थे। मई 1953 में जम्मू कश्मीर में डॉक्टर मुखर्जी को हिरासत में लिया गया था, जिसके पश्चात 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। देख सकते हैं आप यहाँ पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 6 जुलाई 1901 को जन्मे और 23 जून 1953 को मृत्यु हुई। इन्हीं के नाम पर कोलकाता में बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है, हाल ही में, पिछले ही वर्ष। इसके बाद हम अंतिम देखते हैं पॉइंट क्या कह रहा है। प्रत्येक वर्ष 23 जून को लोक सेवा में कार्यरत लोगों को सम्मान व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 23 जून को। ज्ञात हो कि 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। कब से मनाया जा रहा है? सन 2002 से। भारत में प्रत्येक वर्ष लोक सेवा दिवस के अतिरिक्त भी भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए समर्पित एवं वचनबद्ध करना है। उनके सम्मान के साथ साथ उनको सेवा और देश और नागरिकों के लिए समर्पित एवं वचनबद्ध करना इसका उद्देश्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 23 जून। तो ये था आपका 24 जून का करंट अफेयर्स। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।